गाइस, स्वागत है आपका देवभूमि फ्यूचर पॉइंट पे। तो जैसे कि हमने अपनी सामान्य दिन की सीरीज शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा 34वां वीडियो है, जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे, जैसे कि हर वीडियो में देखते हैं, और एक टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है। अगर आपको पहले की वीडियो देखनी है तो हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट बनी है सामान्य दिन करके, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? तो जो हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता मिलती है, उसके अंदर हमारी कौन कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल है उसको देखना है। तो प्रेस की स्वतंत्रता ये शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार ये शामिल है, चुप रहने की स्वतंत्रता ये शामिल है। ठीक है। हड़ताल का अधिकार है हमें, पर ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1, 2 और 3। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है जो राज्य न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से पृथक करेगा राज्य को? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 50 में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। अगला देखते हैं, भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है? तो जो भारत की संसद बनती है वो किससे मिलकर बनती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से, यानी 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो जो हमारे मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों और जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए जो परामर्श समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सरदार पटेल। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? तो हमें प्रस्तावना के संदर्भ में कथन दिए हैं, देखना है कि कौन सा सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो जो प्रस्तावना संविधान का भाग है ये तब कहा गया था जब प्रस्तावना में क्या किया था, संशोधन किया गया था। ठीक है। तो प्रस्तावना अभी तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन हो चुका है। ठीक है। और संशोधन होना प्रस्तावना में हो सकता है, मतलब ठीक है, तभी हुआ है एक बार। तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो गया। ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और एक बार हो चुका है, होता है प्रस्तावना में संशोधन। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? तो यह जो कथन कहा गया है वो कहा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लेके हम हाईकोर्ट या कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मूल अधिकारों को लेके तो कर सकते हैं, पर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य पे डिपेंड करता है। अगर कोई राज्य इनको लागू करना चाहे तो लागू कर सकता है, अगर कोई राज्य इन्हें लागू ना करना चाहे तो लागू नहीं भी कर सकता है। तो ये पूर्णतः राज्य पे डिपेंड करेंगे। ठीक है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो जो लोकसभा को उसके कार्यकाल की जो समाप्ति से पहले ही भंग किया जा सकता है, वो किस कंडीशन में किया जाता है वो बताना है। तो जब मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, मंत्रिपरिषद की जब सलाह हो और राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाएगा, लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले ही क्या किया जाएगा, समाप्ति या भंग किया जाएगा। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई? तो जो संयुक्त राष्ट्र के ऐसा कौन सा अंग था जिसकी जो मुख्य अंग की जो सदस्यता थी ना, संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई थी? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं जो सामाजिक परिषद था, इसके जो सदस्यों की जो संख्या थी उसको 2 बार बढ़ाई गई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश दे तभी प्राप्त होने पर, यानी मंत्रिमंडल की जो लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है पूछा जा रहा है कि जिसमें राष्ट्रपति जब क्या करे ना, आपातकाल की उद्घोषणा करे, तो मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सिफारिश होनी चाहिए। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन में वर्णित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 10वां देखते हैं, एमाइलेज एंजाइम का श्रावण किसके द्वारा होता है? तो जो एमाइलेज एंजाइम का श्रावण होता है वो किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः कहते हैं। तो जो वृक्क का जो बाहरी और भीतरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
कोर्टेकस एवं मैंडुला। कोर्टेकस और मैंडुला कहते हैं, ठीक है। वृक्क के जो बाहरी भाग को कोर्टेलस कहते हैं और भीतरी भाग को मैंडुला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का श्रावण किस ग्रंथि से होता है? तो जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का जो श्रावण होता है, पूछा जा रहा है कि वो कौन सी ग्रंथि से होता है। तो इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर सी। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को दर्शाता है। तो जो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंधों के मध्य दर्शाता है, ये दर्शाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फिलिप्स वक्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिलिप्स वक्र जो है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को दर्शाता है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है उसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। तो जो भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का जो सबसे प्रचलित माप है वो हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा कौन सा कथन सही है वो देखना है, तो देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था, ये गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च होता है, तो लेखा वर्ष अप्रैल से मार्च नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसका लेखा वर्ष मालूम है तो बताइए, नहीं तो आगे मैं वीडियो में बताता हूँ आपको, कमेंट कीजिए अगर पता है तो। इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों कथन गलत दिए, ठीक है। या ना तो एक सही है ना तो दो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? तो जो व्यापक मुद्रा कहलाती है वो कहलाती है M3। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। RBI का लेखा वर्ष है, तो अभी जो पहले सवाल था उसी का आंसर इसमें मिलेगा आपको। तो जो RBI का लेखा वर्ष है वो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये पुराना डेटा है, ठीक है। वर्तमान में कौन सा ही बताइए 2023 के अनुसार। आ देखते हैं। भारतीय मानचित्र में निम्न में कौन शामिल किया जाता है? तो जो भारतीय मानचित्र में ये बताना है कि कौन शामिल किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, यानी। और जो हमारा पांचवा ऑप्शन है देश या राज्यों की सीमाएं। तो जो भारतीय मानचित्र में शामिल किया जाता है वो क्या आता है? पर्वत, पठार, मैदान और महासागर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। केवल 1, 2, 3 तथा 4 निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसको देखना है। तो कुद्रेमुख लोहे इसके, ठीक है। कोलार सोना है, ठीक है। ज्वार सीसा और जस्ता है, बिल्कुल सही है। तो कोडरमा चांदी, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये सुमेलित नहीं है। पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? तो जो पूर्ण गरीबी का अभिप्राय है वो जाएगा पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी, यानी जो पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या में गरीबी है उसे कहेंगे पूर्ण गरीबी। भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो भारत का कौन सा शहर है ये पूछा जा रहा है कि जो पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में एक चिकनकारी के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। तो जो इसका सही हो जाएगा वो जाएगा लखनऊ ऐसा शहर है भारत का जो चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा देश स्थल रूट देश है? तो ऐसा कौन सा देश है जो स्थल रूट है? इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? तो जो हिमालय की पूर्ववर्ती नदी हो जाएगी वो हो जाएगी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 1, 2 एवं 3। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो हमारे प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ब्राजील से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कर्क रेखा ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मिजोरम जो है वो 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला देखते हैं। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, तो जो प्रति चक्रवात की विशेषता बतानी है इसका सही आंसर हो जाएगा स्वच्छ आसमान, ठीक है। जब प्रति चक्रवात आता है तो स्वच्छ आसमान उसकी विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर डी। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की काउंसिलिंग में
कौन एक सदस्य नहीं था। तो जो वॉरेन हेस्टिंग की जब काउंसलिंग की गई थी तो पूछा जा रहा है कि कौन सा सदस्य नहीं था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेंसीटार्क। वेंसीटार्क नहीं था, ठीक है। उसकी जो काउंसलिंग चली थी उसमें सदस्य के रूप में वेंसीटार्क नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किसने निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुक अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी। तो जो उर्दू में तहजीबुल अखलाक जो मासिक पत्रिका प्रारंभ की गई थी वो की गई थी सर सैयद अहमद खान द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन गलत युग्म सुमेलित है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक गलत युग्म सुमेलित है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे ये गलत है, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे ये गलत है। बाकी जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस फाइट फॉर फ्रीडम बिल्कुल सही है। पर पट्टाभी सीतारमैया, तो जो पट्टाभी सीतारमैया है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमारा जो सुमेलित नहीं है यानी गलत ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। तो जो अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से मिला था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पहली बार किसी के सती होने का जो प्रमाण मिला था वो मिला था भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। और कई बार भानुगुप्त का ना लेके एरन अभिलेख लिखा जाता है। तो पहली बार जो सती होने का जो प्रमाण मिला था वो एरन अभिलेख से मिला था जो भानुगुप्त का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो बाबर ने जो गाजी की उपाधि धारण की थी वो खानवा के युद्ध के बाद की थी, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था बताइए। मैं बता चुका हूँ जो आपको आधुनिक भारत की जो वीडियो दी है और जो प्राचीन भारतीय इतिहास जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स द्वारा पढ़ा रखा है वहाँ पे अगर आप चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास पे आपको पूरा दिख जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसका आंसर जो है गाजी की जो उपाधि ली थी वो खानवा के युद्ध के बाद ली थी, ठीक है, बाबर ने। आगे देखते हैं। पुरापाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। तो पुरापाषाण युग के जो प्राप्त उपकरण दिए हैं उन पर विचार करना है। देख लेते हैं कौन कौन से उपकरण थे पुरापाषाण युग के। तो भेदक था, खुरचनी था बिल्कुल, और हाथी की कुल्हाड़ी। तो हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है। भेदक, खुरचनी और हाथ की कुल्हाड़ी यानी ब्लेड नहीं थी, ठीक है। ब्लेड तो ये नहीं हो जाएगी। तो 1, 2 और 3 जो हमारा सही हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एवं 3। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है वहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जाती है ये बताना है। तो इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके लिए संसदीय कानून होता है, ठीक है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसदीय कानून द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी। तो जो लाठी क्लब की स्थापना की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है ये। लाठी क्लब की जो स्थापना की थी वो की थी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्कर्षता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो कौन सा ऐसा नीचे शासक दिए हैं, गवर्नर दिए हैं, उनको ये बताना है कि चतुराईपूर्ण निष्कर्षता की नीति से कौन सा शासक जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सिख गुरु यानी किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। तो ऐसा कौन सा सिख गुरु था जिसने अकाल तख्त की स्थापना की थी। इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरगोविंद। गुरु हरगोविंद द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो किसने जो कार्यकारिणी परिषद की जो सदस्यता से इस्तीफा लिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। तो इसका तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। शंकरन नारायण ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता थी उससे इस्तीफा ले लिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर के काल में किया गया था। तो जो पहला दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था वो किया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और जो दिल्ली राजधानी लाई गई थी वो 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में दिल्ली राजधानी लाई गई थी, ठीक है।
अगला देखते हैं। शक्ति का विमीय सूत्र है, तो जो शक्ति का विमीय सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ml² T-3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ml² T-3। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो किस अंग के जो प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा नीला एवं लाल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नीला एवं लाल जो रंग होता है उसको प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो जो गन मेटल होता है वो हमारे CuSN और Zn का है, यानी ऑप्शन नंबर 8 बिल्कुल सही है। ठीक है, CuSN और Zn का क्या है? गन मेटल मिश्र धातु है। कॉपर और SN को क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए, और लास्ट जो Zn होता है इसको भी बता दीजिए। इजी है ये, केमिस्ट्री पढ़ी तो आराम से आ जाएंगे आपको। कहते हैं किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो जो कौन सा ऐसा उत्प्रेरक होता है जिसमें खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निकेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेत्रदान में कौन सा नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो जो नेत्रदान में भाग दान किया जाता है वो क्या आता है? कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नेत्रदान में कॉर्निया भाग दान किया जाता है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सेंटेंस नहीं है वो बताना है। तो तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी ठीक है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तो आर्द्रता में सब बढ़ती है तो वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत हो जाएगा। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी भी। आयाम और जब आवृत्ति के परिवर्तन होता है तो वायु में ध्वनि का वेग परिवर्तित नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इसका जो हमारा सही नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने युक्ति को कहते हैं? जो प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में जो परिवर्तन करते हैं तो उस युक्ति को क्या कहते हैं ये बताना है। तो उस युक्ति को कहा जाता है रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को जब दृष्टि धारा में परिवर्तित किया जाता है तो उस युक्ति को हम रेक्टिफायर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। लाइपेज, तो जो लाइपेज हो जाएगा वो जाएगा वसा विघटन एंजाइम। ठीक है, लाइपेज द्वारा वसा का पाचन होता है ना, तो वसा विघटन एंजाइम हो जाएगा। एक का हो जाएगा 4। ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन का हो जाएगा प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन द्वारा, तो बी का हो जाएगा 3। एमाइलेज का हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है एमाइलेज, तो एमाइलेज यानी सी का हो जाएगा 1। इरेपिसिन, तो जो इरेपिसिन हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी पॉलीपेप्टाइड को जो अमीनो अम्ल में जो परिवर्तित करता है वो करता है इरेपिसिन, ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा 2। तो जिसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आगे देखते हैं। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कवियों का कवि कहकर संबोधित किया जाता है वो बताना है। ठीक है, तो शमशेर बहादुर सिंह, इसके सही आंसर हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहकर संबोधित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो हमारे टोटल 50 MCQ हम डिस्कस कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो कांग्रेस के जो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य निर्धारण किया था कांग्रेस ने, वो कब किया था? तो लाहौर अधिवेशन में किया था। ठीक है, 1929 को। तो कमेंट करके बताइए कि लाहौर अधिवेशन, चलो मैं ही बता देता हूँ। लाहौर अधिवेशन की जो पूर्ण स्वराज की जो मांग की थी ना, उस टाइम पे अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद दांडी मार्च चलती है 1930 में। अगला देखते हैं। दांडी मार्च का जो शुरुआत की थी 12 मार्च 1930 से। ठीक है, दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 होती है। कांग्रेस का जो पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया, तो जो पहला स्वाधीनता जो दिवस मनाया गया था ना, वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। ठीक है, कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस की बात कर रहा हूँ मैं। दांडी मार्च की शुरुआत हो गई 12 मार्च 1930 को। गांधी जी के साथ 78 क्या होते हैं? सत्याग्रही होते हैं। ठीक है, समर्थकों ने दांडी मार्च की यात्रा क्या की? शुरू की। तो 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने दांडी में जाके क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं और नमक कानून का तोड़ देते हैं। ठीक है, और सविनय अज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। यानी 12 मार्च 1930 से
6 अप्रैल 1930 तक चली थी ये, ठीक है। दांडी मार्च की बात कर रहा हूँ मैं। तो नमक बनाकर इसको तोड़ दिया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना, जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने जो गांधी जी द्वारा जो नमक सत्याग्रह चला गया था उसकी जो तुलना की थी नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी, ठीक है। जो तो इम्पोर्टेंट ये है कि नेपोलियन के एल्बा से जो पेरिस तक की यात्रा थी उसकी तुलना जो गांधी जी के सत्याग्रह यानी नमक सत्याग्रह से किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी, ठीक है। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो जो कांग्रेस का मैं ऑलरेडी बता चुका, जब 1905 से लेकर 1950 तक का जो वीडियो अपलोड किया है मैंने, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जो 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी जो अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, ठीक है। 1931 की बात कर रहा हूँ। तो 1931 में मैंने बताया था 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं हमारी। 5 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 और 31 मार्च 1931 को। तो जो 5 मार्च 1931 होता है, गांधी और इरविन में समझौता होता है। और इस समझौते के बाद जब 23 मार्च 1931 होता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। तो जब 5 मार्च को गांधी और इरविन में समझौता हुआ था, तो उन्होंने जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव क्या थे, कैद में थे ना, जिनको क्या हुआ 23 मार्च में फांसी दी गई थी। तो इस जो समझौते में इनको छुड़ाने की बात नहीं की गई थी, ठीक है। 23 मार्च को जो इनको फांसी हुई, तो फांसी होने के बाद 31 मार्च 1931 को जो कराची अधिवेशन होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, 1931 में हुई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ये कराची के अधिवेशन की बात कर रहा है 1931 के। तो उसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की। तो जब इनको 23 मार्च से फांसी हुई, तो इस कराची अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्योंकि जब इन्होंने 5 मार्च को जब गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया था, तो उस समझौते में इन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छुड़ाने की बात नहीं की थी, ठीक है। तब उन्हें क्या हो जाती है, 23 मार्च को फांसी हो जाती है और 31 मार्च को उन्हें काले झंडे दिखाए गए महात्मा गांधी को। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो रहा होगा, जुड़ पा रहे होंगे आप पॉइंट से। तो आगे देखते हैं। इसी अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था, तो इस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता, ठीक है। यानी गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। यानी इनका जो सीधे सीधे मतलब था कि अहिंसा से था, ठीक है। यानी मैं तो मर सकता हूँ पर जो अहिंसा मेरा जो उनका जो सिद्धांत था वो उनके सिद्धांत नहीं मर सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य था। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया था, ठीक है। तो इस अधिवेशन में क्या करते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू मूल जो अधिकारों का जो संकल्प था उसको प्रारूपित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी उसको आपको समझ आया होगा। तो वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो। और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पुरानी वीडियो देखनी प्राचीन भारतीय इतिहास की, तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी ऐड की गई है वो वीडियो, वहाँ से देख सकते हैं। और पुराने जो एमसीक्यू लगाने हैं आपको जीएस के, तो आप वो भी प्लेलिस्ट बनी है सामान्य अध्ययन एमसीक्यू करके, तो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी है, ठीक है। थैंक यू गाइस।